हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में आने वाले टॉप 50 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो ये जो देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस पीडीएफ में सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ को एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं और लिखा है कि इस पीडीएफ में वैसे क्वेश्चन को चुन चुन कर शामिल किया गया है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए टेस्ट सीरीज जो है 7 है। इसके पहले टेस्ट सीरीज 6 तक अर्थात 6 तक वीडियो बना दिया गया है। मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन को डिटेल रूप से बताया गया है। चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है कि समस्पष्ट विकास क्षेत्र का संबंध किस शिक्षाविद से है। किस शिक्षाविद से है, मतलब कि ये जो है लेखक का नाम जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है वाइगोस्की से है। यह लेखक का नाम कुछ कठिन नाम है। वाइगोस्की से यह समस्पष्ट विकास का क्षेत्र जो है वाइगोस्की से संबंधित है। चलिए 2 नंबर में कह रहा है कि अधिगम को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना इस सिद्धांत का आधार है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, समझना, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो अधिगम को व्यक्तिगत यानी पर्सनल अनुभव से जोड़ना इस सिद्धांत का आधार है। ठीक है, अर्थात जो भी आप सीख रहे हैं पर्सनल रूप से अर्थात व्यक्तिगत रूप से उसका अनुभव से जोड़ना, खुद के अनुभव से जोड़ना कह रहा है कि किस सिद्धांत पर मतलब कि आधारित है। ठीक है, तो ये जो है आपको रचनावाद सिद्धांत पर जो है ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्पाइरल कोरिकुलम की अवधारणा किसने दी। ये भी इसमें भी लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो ये जो है जेरोम ब्रूनर ने दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जब छात्र अपने अधिगम के बारे में स्वयं मूल्यांकन करता है तो वो कौन सी प्रक्रिया है। जब छात्र अधिगम को मतलब जो भी कुछ सीखा, ज्ञान प्राप्त किया, वो स्वयं मूल्यांकन मतलब खुद से मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि उसको आंकना, मापना, परखना, जांचना। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ होता है तो स्वयं अगर अधिगम जो भी कुछ सीखा पढ़ा है उसको स्वयं उसको आंकलन करे, स्वयं उसको परखे, ठीक है, जांचे, समझे, तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगा, यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वयं मूल्यांकन यानी स्वयं जांचना परखना। एकदम ये जो है एक मतलब कि सीधा क्वेश्चन है। 5 नंबर में क्या करें, शिक्षण के परिणाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण का परिणाम, देखिए जो भी शिक्षण आप टीचिंग कर रहे हो उसका परिणाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मुख्य उद्देश्य जो है अधिगम का मापदंड तय करना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो सीखना का मापदंड तय करना। मान लेते हैं कोई भी आप एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो उसका रिजल्ट होता है ना, तो उसी प्रकार शिक्षण का जो भी आप शिक्षा दिए हैं उसका रिजल्ट जो है, उसका रिजल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। अधिगम मतलब कि जो भी कुछ सीखे उसका मापदंड तय करना। अर्थात मापदंड का मतलब होता है कि उसको माप लेना कि हाँ कितना मतलब कि हमने जानकारी दिया या हम कितना जानकारी लिए। ठीक है, तो परिणाम से ही पता चल जाता है, रिजल्ट से ही पता चल जाएगा कि आपने क्या सिखाया या आपने क्या सीखा। ठीक है, 6 नंबर में क्या है कि हाइब्रिड लर्निंग किसका मिश्रण है। हाइब्रिड लर्निंग जो है किसका मिश्रण है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का। हाइब्रिड लर्निंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण, यानी किसी को अगर शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षण टीचिंग यानी पढ़ा रहे हैं, तो ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, उसी को हाइब्रिड लर्निंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें कि लाइब्रेरियन द्वारा लाइब्रेरी में सूचना खोजने की प्रक्रिया सीखना किसका उदाहरण है।
लाइब्रेरियन द्वारा, देखिए इसमें है कि लाइब्रेरियन द्वारा मतलब कि लाइब्रेरी में जो टीचर मौजूद है उसके द्वारा लाइब्रेरी में सूचना खोजने की प्रक्रिया, जो भी सूचना खोज रहे हैं या बुक खोज रहे हैं की प्रक्रिया सिखाना किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपको सूचना साक्षरता प्रक्रिया मतलब का उदाहरण है, सूचना साक्षरता प्रक्रिया का उदाहरण है। कहने का तात्पर्य है कि लाइब्रेरियन में कोई भी टीचर है उसमें अगर सूचना खोजने का सिखा रहा है, अर्थात कोई भी बुक चाहे जो भी कुछ खोजने का जो सिखा रहा है वो सूचना साक्षरता प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि छात्र केंद्रित में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? छात्र केंद्रित, जहां छात्र रहकर पढ़ते हैं लिखते हैं वहां पर शिक्षक की क्या भूमिका होता है? तो ये जो होता है आपको मार्गदर्शक और सहायता करना। कहने का तात्पर्य है चाहे वो छात्र केंद्रित शिक्षण हो या कोई भी, कहीं भी अगर कोई भी शिक्षा दे रहे हैं तो टीचर का काम ही है मार्गदर्शन करना, सहायता करना बच्चों को या स्टूडेंटों को। ठीक है, तो यहाँ पर तो है कि यहाँ छात्र केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है तो मार्गदर्शक और सहायक, तो शिक्षक का तो काम ही है कि मार्गदर्शन करना, सहायता करना। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सुकराती प्रश्न तकनीक किसे बढ़ावा देता है? तो ये जो है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, सुकराती प्रश्न जो है तकनीक है, सुकराती प्रश्न मतलब तकनीक है यह किसको बढ़ावा देता है? तो आलोचनात्मक चिंतन को यह बढ़ावा देता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पुस्तकालय में व्यवहारिक गतिविधि किस प्रकार की शिक्षण रणनीति है? पुस्तकालय में व्यवहारिक गतिविधि जो है किस प्रकार का शिक्षण रणनीति है? तो ये है अनुभवात्मक, यानी अनुभव करने वाला शिक्षण की रणनीति है। ठीक है, व्यवहारिक गतिविधि जो है अनुभव करने वाला शिक्षण है। ठीक है, तो व्यवहारिक गतिविधि जो है शिक्षण अनुभवात्मक शिक्षण है। ठीक है, 11 नंबर में देखिए कि सीखने की शैली सिद्धांत के अनुसार शिक्षण को किस प्रकार ढालना चाहिए? सीखने की शैली सिद्धांत, जो भी कुछ आप सीख रहे हैं उसकी जो शैली है, तरीका है, उसका सिद्धांत के अनुसार शिक्षण को किस प्रकार ढालना चाहिए? तो छात्रों की व्यक्तिगत शैलियों के अनुसार। देखिए जो भी कुछ हम सीखने जा रहे हैं या सिखाने जा रहे हैं, अगर टीचर जो है छात्रों की व्यक्तिगत समस्या के बारे में जान जाए, व्यक्तिगत उसका मतलब किस विषय में कमजोर है या किस बुक को पढ़ना चाहते हैं, बाकी हर तरह से व्यक्तिगत जानकारी अगर टीचर को हो जाए तो उस छात्र को टीचर अच्छा ढंग से गाइडलाइन कर सकता है। ठीक है, वही कह रहा है कि सीखने की शैली सिद्धांत के अनुसार शिक्षण को किस प्रकार ढालना चाहिए? तो छात्रों की व्यक्तिगत शैलियों के अनुसार, यानी व्यक्तिगत शैली का मतलब हुआ तौर तरीका। तो छात्रों की व्यक्तिगत तौर तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, सीखने का तरीका क्या है, उसके अनुसार टीचर को उस स्टूडेंट को ढालना चाहिए या सिखाना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में क्या कर रहा है कि अनुभवात्मक शिक्षा की मूलभूत इकाई क्या है? तो अनुभव, नाम ही है कि अनुभवात्मक, अनुभव करने वाला शिक्षा। तो अनुभव करने वाला शिक्षा का मूलभूत इकाई क्या है? अनुभव करना। जब अनुभव कीजिएगा तभी तो उस शिक्षा को प्राप्त कर पाइएगा। चलिए 13 नंबर में क्या कर रहा है कि यदि लाइब्रेरियन छात्रों को समस्या आधारित समूह प्रोजेक्ट देता है तो वह कौन सी विधि है? लाइब्रेरियन छात्रों को समस्या आधारित समूह प्रोजेक्ट देता है तो वह कौन सी विधि है? तो ये जो है समस्या आधारित अधिगम, अर्थात समस्या पर आधारित अधिगम। अधिगम का अर्थ है कि सीखना, ज्ञान अर्जित करना। तो समस्या पर आधारित अगर वो अपना सीख रहा है या ज्ञान अर्जित कर रहा है तो यही चीज जो है यहाँ पर कह रहा है कि आधारित समूह प्रोजेक्ट देता हुआ कौन सी विधि है? तो समस्या आधारित अधिगम, अर्थात समस्या पर आधारित सीखना या ज्ञान प्राप्त करना, यही उसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में क्या करें कि रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक को क्या करना चाहिए? रचनावादी दृष्टिकोण में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ज्ञान निर्माण में सहायता करना।
ठीक है। रचनावादी का ही मतलब होता है कि रचना करना, व्यवस्थित व्यवस्था करना कि क्या क्या कैसे कैसे चीज हमको पढ़ाना है, क्या चीज की आवश्यकता है, जो भी कुछ है। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ज्ञान का निर्माण में सहायता करना। जो भी स्टूडेंट ज्ञान निर्माण कर रहे हैं उस ज्ञान के निर्माण में सहायता करना। जैसे कि बुक ढूंढ, जैसे हम लोग लाइब्रेरी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो लाइब्रेरी के जो स्टूडेंट को जो बुक की आवश्यकता हो उस बुक को ढूंढ कर देना, पढ़ने का तौर तरीका बताना। ठीक है, ये सब चीज जो है ज्ञान निर्माण में सहायता करना। शिक्षक को यही काम है, यही करना चाहिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर में कह रहा है कि पुस्तकालय के संदर्भ में फ्लिप्ड लर्निंग में छात्र क्या करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, घर पर सामग्री पढ़कर कक्षा में चर्चा करते हैं। ठीक है, फ्लिप्ड लर्निंग का मतलब ये होगा कि कोई भी छात्र घर पर जो भी स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो घर पर पढ़ करके आ करके यहाँ जहाँ भी इंस्टीट्यूट है या आपका लाइब्रेरी है, ट्यूशन है, स्कूल है, जो भी है, वहां पर चर्चा करना ही फ्लिप्ड लर्निंग कहलाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि जब छात्र अपनी सीख को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं, तो मतलब वह क्या दर्शाता है, तो यह सक्रिय भागीदारी। सक्रिय मतलब कि एक्टिव, सक्रिय भागीदारी। जब वो सक्रिय रूप से भाग लेगा तो खुद तो आमने सामने फेस टू फेस तो समझाएगा, चर्चा करेगा ही करेगा, साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आपके मतलब कि उसका चर्चा करेगा। कब, जब वो सक्रिय रूप से भाग लेगा, यानी सक्रिय रूप से उस विषय में रुचि लेगा या एक्टिव होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में तो 16 का आंसर सी होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परियोजना आधारित शिक्षा में मुख्य जोर किस पर होता है। परियोजना आधारित, ठीक है, तो एक होता है परियोजना कार्य। ठीक है, तो परियोजना कार्य हम उसे कहते हैं कि कोई विशिष्ट कार्य को योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य को हम परियोजना कार्य कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी कार्य को अगर योजनाबद्ध तरीके से हम कर रहे हैं तो वो मतलब कि परियोजना कहलाएगा। ठीक है, तो परियोजना कार्य का मतलब कि अर्थ कुछ अलग होता है और परियोजना विधि अलग चीज है। ठीक है, तो परियोजना विधि है क्या कि एक शिक्षण भी मतलब परियोजना विधि क्या है, तो परियोजना विधि एक शिक्षण विधि है जिसमें छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए एक परियोजना दी जाती है, जिससे वे सक्रिय रूप से सीखते हैं और व्यवहारिक अनुभव करते हैं। ठीक है, यही परियोजना विधि कहलाती है। तो वही कह रहा है कि परियोजना आधारित शिक्षा में मुख्य जोर किस पर दिया जाता है, तो समस्या का समाधान और अनुसंधान। ठीक है, परियोजना का मतलब होता है कि मतलब कि समस्या जो भी कुछ है उसका समाधान योजनाबद्ध तरीके, परियोजना का मतलब योजनाबद्ध तरीके, योजनाबद्ध तरीके से समस्या का समाधान करें और उसका अनुसंधान करें। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि स्फूर्ति से ध्यान देना का परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो बेहतर संप्रेषण। स्फूर्ति मतलब तेजी से कोई भी चीज को अगर ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, तो बेहतर मतलब कि प्रदर्शन होगा, अच्छा रिजल्ट उसका होगा, इसीलिए इसका आंसर बी होगा, बेहतर संप्रेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में कह रहा है कि KWL चार्ट में एल का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ है लर्नेड। ठीक है, इसका अर्थ है लर्नेड। KWL में एल का अर्थ है लर्नेड। ठीक है, तो इसको जो है आप कॉपी में लिखते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वीडियो को रोक करके यहाँ तक अगर वीडियो में बन गए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 आदमी को कम से कम शेयर कर दीजिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि पुस्तकालय में थिंक ऑडियो यानी जोर से सोचें तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो छात्रों को सोचने की प्रक्रिया समझ के लिए, मतलब कि जोर से सोचो यानी उसको अपने माइंड पर दबाव ले करके किसी भी चीज को अगर सोचते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, छात्रों की सोच प्रक्रिया समझने के लिए, मतलब सोच प्रक्रिया समझने की प्रक्रिया जो है तेज होगा, अच्छा से वो समझ पाएगा। ठीक है, तो पुस्तकालय में जोर से सोचें अर्थात थिंक आउल्ड जो है तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो छात्रों को सोचने की प्रक्रिया समझने के लिए। ठीक है, 21 नंबर में क्या है कि डिजिटल साक्षरता, डिजिटल साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है।
डिजिटल साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तकनीक का प्रभावशाली और नैतिक प्रयोग। देखिए डिजिटल साक्षरता का मुख्य उद्देश्य तकनीक प्रभावशाली और नैतिक प्रयोग। देखिए डिजिटल जो है, जैसे मान लेते हैं कि आपके मोबाइल पर मैसेज दे करके, कंप्यूटर पर, जिससे जैसे भी हो उस तरीका से अगर समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसी को डिजिटल मतलब साक्षरता कहेंगे। तो उससे क्या होगा? तकनीक प्रभावशाली बढ़ेगा, नैतिकता जो है आप में सुधार आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि शिक्षक यदि बच्चों को तकनीक के माध्यम से रचनात्मक कार्य करने को कहे तो वह क्या है? यदि शिक्षक यदि बच्चों को तकनीक के माध्यम से यानी टेक्निकल माध्यम से रचनात्मक कार्य करने को कहे तो वो क्या है? मतलब कौन सी विधि है? यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो यह है तकनीक सक्षम रचनात्मकता। तकनीक विधि से हम करेंगे तो तकनीक सक्षम रचनात्मकता, यह हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बुद्धिशीलता सत्र का मुख्य लाभ क्या है? बुद्धिशीलता सत्र का मुख्य लाभ क्या है? तो रचनात्मक विचारों की उत्पत्ति। ठीक है, बुद्धिशीलता जो है, बुद्धिशीलता का मतलब होता है, इसका मुख्य लाभ है क्या? तो रचनात्मक विचारों की उत्पत्ति। ठीक है, रचनात्मक का मतलब होगा कि बहुत सारा चीज पूरा व्यवस्थित करके जो भी कुछ सोचा समझा जाता है। ठीक है ना, तो रचनात्मक विचारों की उत्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि जब शिक्षक छात्रों को लाइब्रेरी उपयोग की स्वायत्ता देता है तो वह किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? ठीक है, तो सीखने की स्वायत्ता कहने का तात्पर्य कि जब शिक्षक छात्रों को लाइब्रेरी में स्वायत्ता देता है, मतलब कि स्वतंत्रता देता है खुद से सीखने का, खुद से किताब ढूंढने का, जो भी कुछ है स्वयं से मतलब करने का, तो वो किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो सीखने में स्वायत्ता, मतलब खुद से सीखने को बढ़ावा देता है कि खुद से सीखिए, पढ़कर लिख करके, बुक ढूंढकर, जैसे भी हो। ठीक है, तो स्वयं से सीखने पढ़ने का वह मतलब बढ़ावा देता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर में क्या करें कि लाइब्रेरियन द्वारा क्यूआर कोड का उपयोग करके पुस्तक सामग्री से जोड़ना किस प्रकार की रणनीति है? ठीक है, किस प्रकार की रणनीति है? तो ये जो है तकनीकी एकीकृत शिक्षण। जैसे क्यूआर कोड से हम लोग कोई भी आज देख रहे हैं कि मोबाइल से पेमेंट हो रहा है, उसी प्रकार एक क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करने के बाद आप जो भी सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, जो भी बुक ढूंढ रहे हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप उसको अच्छे तरीका से मतलब सहजता से उसको ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वही कह रहा है कि क्यूआर कोड का उपयोग करके पुस्तक सामग्री, जो भी पुस्तक है, उसको जोड़ना किस प्रकार की रणनीति है? तो ये जो है आपका तकनीकी सब क्या है? एक तकनीक है। ठीक है ना, जिसके जरिए जो है आप सहजता से किसी बुक को ढूंढ पा रहे हैं या किसी क्वेश्चन को ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, क्यूआर कोड के द्वारा। तो क्या है? एक प्रकार का तकनीक है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, तकनीकी एकीकृत शिक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करेगा? फीडबैक सैंडविच तकनीक में क्या होता है? ठीक है, फीडबैक सैंडविच तकनीक में क्या होता है? तो पहले ये समझे कि फीडबैक सैंडविच है क्या। तो यह जो है एक ऐसी तकनीक है जिसमें सकारात्मक प्रक्रिया के बाद नकारात्मक या सुधारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है और फिर सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ समाप्त की जाती है। समझे कि नहीं समझे? फीडबैक सैंडविच का मतलब होता है कि एक ऐसी तकनीक जिसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया, पहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दीजिए, समझाइए, फिर नकारात्मक दीजिए और फिर उसके बाद सुधारात्मक यानी उसको सुधारिए और फिर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे करके उसको समाप्त कीजिए। यही फीडबैक सैंडविच कहलाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा, सकारात्मक, नकारात्मक, फिर सकारात्मक। पहले सकारात्मक दीजिए भी लेक्चर जो भी कुछ बोलना है, फिर उसको नकारात्मक, फिर उसको सकारात्मक करके और उसको समाप्त कीजिए। ठीक है, यही फीडबैक सैंडविच कहलाता है। चलिए 27 नंबर में क्या कर रहा है कि जब छात्र अपने कार्यों को स्वयं सोचते हैं तो क्या कहलाता है? ठीक है, स्वयं अगर वो सोचे तो क्या कहलाएगा? आप खुद सोचिए, छात्र हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी चीज को खुद वो सोचता है तो क्या उसको कहेंगे कि वो चिंतन कर रहा है।
ठीक है, वो क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, चिंतन। जब छात्र अपने कार्य को स्वयं सोचते हैं कि हमको कैसे क्या करना है, तो क्या हुआ, वो खुद को चिंतन कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर चिंतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कर रहा है कि MOOC किसका उदाहरण है, यानी मुख्य MOOC किसका उदाहरण है। तो ये जो है आपका व्यापक व्यापक मुक्त ऑनलाइन पठायक्रम, ये सब क्या है, व्यापक ऑनलाइन पठायक्रम MOOC है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरनामा का उपयोग क्यों किया जाता है, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाइए। सरनामा का उपयोग क्यों किया जाता है, तो मूल्यांकन की स्पष्ट मापदंड के लिए। बी नंबर में जो आप देख रहे हैं, मूल्यांकन के स्पष्ट मापदंड के लिए सरनामा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में लिखते चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए 30 नंबर में क्या करें कि लाइब्रेरियन द्वारा छात्रों को जानकारी की सत्यता जांचना सिखाना क्या कहलाता है। जानकारी की सत्यता जांचना यानी जो भी जानकारी है उसको प्रूफ करना, ठीक है, जांचना सिखाना क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन। लाइब्रेरियन द्वारा, जो भी लाइब्रेरियन है उसके द्वारा, जो भी उसमें लाइब्रेरी में टीचर है उसके द्वारा छात्रों की जानकारी की सत्यता, जो भी छात्र है उनके जानकारी की सत्यता मतलब कि सही जो भी कुछ है सत्य चीज जांचना परखना फिर उसको सिखाना क्या कहलाता है, तो आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक जान ही रहे कि आलोचना करना, आलोचना मतलब कि उसका शिकायत भी करना बड़वारी भी करना, ठीक है, फिर उसका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के मतलब होता है कि फिर उसको मापना परखना और जांचना, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, अर्थात ख नंबर इसका होगा आंसर। 31 नंबर में क्या कह रहा है कि चुकिंग तकनीक किसमें सहायता करता है, ठीक है। तो ये जो है जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके याद करना, ठीक है। चुनकिंग जो है, चुनकिंग एक तकनीक है, तो उसमें क्या होता है कि जानकारी जो भी कुछ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दीजिए फिर उसको याद कीजिए, यही जो है चुनकिंग तकनीक कहलाता है, ठीक है। 32 नंबर, पुस्तकालय में रोल प्ले करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुस्तकालय में रोल प्ले करने का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है, तो सूचना को अनुभव में बदलना, सूचना को अनुभव में बदलना, जो भी सूचना है उसको खुद के अनुभव में बदलिए, यही रोल प्ले कहलाता है या उसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 32 नंबर का। 33 नंबर में क्या कह रहा है कि सहयोगात्मक शिक्षण में कौन सी बात प्रमुख होता है, ठीक है। तो इसमें समूह में सीखना, नामे है कि सहयोगात्मक, ठीक है। तो सहयोगात्मक कब होगा, जब समूह में रहिएगा ग्रुप में रहिएगा तब तो एक दूसरे को लोग सहयोग करेगा, तो ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस करना बोलना संवाद करना, ठीक है। तो इसमें कौन सा बात प्रमुख है कि समूह में सीखना, अगर समूह में रहिएगा तभी जाकर सीखिएगा, इसलिए 33 नंबर का सही आंसर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। स्कैफोल्डिंग निर्देश में शिक्षक की भूमिका क्या होता है, ठीक है। शिक्षक की भूमिका क्या होता है, पहले स्कैफोल्डिंग का अर्थ जानिए। तो स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है कि सीखने को टुकड़ों में बांटना और हर टुकड़ों के साथ एक उपकरण या संरचना प्रदान करना, मतलब कि स्कैफोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग की में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो शुरुआती में सहायता देना और फिर धीरे धीरे स्वतंत्रता देना। मतलब स्कैफोल्डिंग में होता क्या है कि शुरुआती में टीचर क्या करते हैं, बच्चों की सहायता करते हैं, स्टूडेंट की सहायता करते हैं किताब ढूंढने में, पढ़ने के तौर तरीका सिखाने में, जो भी कुछ है जो भी समस्या है उसको समाधान करने के लिए सहयोग करते हैं, फिर धीरे धीरे स्वतंत्रता देते हैं। स्वतंत्रता के मतलब धीरे धीरे उनको खुद से करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। यही जो है स्कैफोल्डिंग निर्देश कहलाता है, ठीक है। 35 में क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन में कि 21वीं सदी के कौशल में क्या शामिल है, 21वीं सदी के कौशल में क्या शामिल है,
तो देखिए यहाँ पर सी नंबर में आलोचना करना, आलोचनात्मक सोच, सहयोग और रचनात्मकता। ठीक है, ये सब चीज जो है आपको 21वीं सदी में कौशल, 21वीं सदी के कौशल में शामिल है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 35 नंबर का। चलिए 36 नंबर, 36 नंबर कह रहा है कि शिक्षक द्वारा पैडलेट का प्रयोग दर्शाता है। पैडलेट का प्रयोग क्या दर्शाता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो विचारों का डिजिटल आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान। पैडलेट का प्रयोग जो है क्या दर्शाता है शिक्षक के द्वारा, तो ये जो है विचारों को डिजिटल आदान प्रदान। डिजिटल का मतलब हुआ कि एक दूसरे के पास मैसेज करके मोबाइल के द्वारा मतलब समझाना बुझाना। ठीक है, यही पैडलेट मतलब प्रक्रिया, शिक्षा द्वारा पैडलेट का प्रयोग यही दर्शाता है कि विचारों को डिजिटल रूप में आदान प्रदान करना, नहीं मैसेज के द्वारा एक दूसरे के पास भेजना। 37 में है कि एग्जिट टिकट का उद्देश्य क्या होता है। एग्जिट टिकट का उद्देश्य क्या होता है, तो छात्रों ने क्या सीखा यह जानना। एग्जिट टिकट का मतलब, एग्जिट मतलब कि बाहर निकलना। ठीक है, छात्र जब भी बाहर निकल रहे हैं तो खैर खुद क्या बोलते हैं, टीचर को या खुद स्टूडेंट को भी मतलब यह सोचना चाहिए कि क्या हमने सीखा या हमने क्या सिखाया। ठीक है, तो आपका इसकी एग्जिट टिकट का उद्देश्य होता है कि छात्रों ने क्या सीखा यह जानना। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रचनात्मक संप्रेषण में कौन से तत्व मेल खाता है। ठीक है, तो बी नंबर में देखिए उद्देश्य, गतिविधियां, मूल्यांकन। उद्देश्य, गतिविधि और मूल्यांकन, इसका बी नंबर हो जाएगा। संरचनात्मक संरेखन में कौन कौन सा मतलब तत्व है, तो उद्देश्य होना चाहिए, उस गतिविधि होना चाहिए, मूल्यांकन मतलब किस उद्देश्य से हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, और उसमें गतिविधि होना चाहिए, और मूल्यांकन जो भी कुछ हम सीख रहे हैं सिखा रहे हैं उसका मूल्यांकन करें, यानी मापे परखे जांचे उसके बाद सीखें या सिखाएं, जो भी कुछ जो समझिए आप। 39 नंबर में कह रहा है कि बहुविधीय शिक्षण किसे दर्शाता है। बहुविधीय जो मतलब कि शिक्षण जो है क्या दर्शाता है, तो ये जो है ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट इत्यादि के मिश्रण से सीखना। देखिए बहुविधीय का मतलब है कि बहु माने बहुत, विधि बहुत सारे विधि से बच्चों को पढ़ाना, समझाना, संतुष्ट करना। तो बहुत सारा विधि क्या है, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, इस सब को मिश्रण करके जैसे बच्चा समझे उसको समझाना बहुविधीय शिक्षण कहलाता है। इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इस सब क्वेश्चन को आप किस तरीका से समझते हैं, उस तरीका से समझ करके अपना उस कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करेंगे और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो 40 नंबर में क्या करें कि जब शिक्षक छात्रों को अपने लक्ष्य स्वयं तय करने देता है तो क्या, ये सब मतलब क्या कहलाता है। जब शिक्षक जो है छात्रों को कहता है कि आप लक्ष्य को स्वयं तय कीजिए, खुद मतलब तय कीजिए, तो यह क्या कहलाता है, यही क्वेश्चन आपसे किया है। तो ये जो है शिक्षार्थी स्वायत्ता कहलाता है, यानी शिक्षार्थी स्वयं करने के लिए मतलब खुद के मतलब प्रेरित होता है काम करने के लिए, इसलिए इसका आंसर जो है शिक्षार्थी स्वायत्ता हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो गया 40 का। 41 नंबर में क्या है कि डिजिटल कोर्स कंडीशन जो है का अर्थ क्या होता है, तो इसमें जो है आपका ऑनलाइन संसाधनों का चयन और संगठन। ठीक है, ऑनलाइन संसाधनों का चयन और संगठन, इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। 42 का सहकर्मी ट्यूटरिंग, सहकर्मी ट्यूटरिंग जो है इसका अर्थ क्या होता है, यह क्वेश्चन आपसे किया है। तो वरिष्ठ छात्र द्वारा सहयोग, वरिष्ठ मतलब जो भी उसमें छात्र वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, ज्यादा जानकार हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा सहयोग करके अपना शिक्षा प्राप्त करना, यही जो है सहकर्मी ट्यूटरिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 43 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जब शिक्षक पूछताछ चक्र का पालन करता है वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है, पूछताछ चक्र का। ठीक है, पूछताछ करके बच्चों को पढ़ा रहा है तो कौन सा मतलब की विधि का प्रयोग कर रहा है, तो पूछताछ आधारित शिक्षण, इसका सही आंसर हो जाएगा पूछताछ आधारित शिक्षण। ठीक है, यही विधि का यह प्रयोग कर रहा है, यानी पूछताछ आधारित शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है वह टीचर। ठीक है,
जब शिक्षक जो है पूछताछ चक्र का पालन कर रहा है तो क्या कहलाएगा? पूछताछ आधारित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या करा है कि वेट टाइम क्यों जरूरी? देखिए वेट टाइम का मतलब ये होता है कि इंतजार करना, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि छात्रों को सोचने की समय देना। कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर तत्काल उसका आंसर अगर किसी मतलब स्टूडेंट से अगर पूछते हैं तो शायद वो गलत बता सकता है, लेकिन थोड़ा देर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट अगर समय देते हैं उसको सोचने के लिए तो शायद सही आंसर वो दे देता है, ठीक है। अर्थात वेट टाइम का मतलब होता है कि छात्रों को सोचने का समय देना। 45 नंबर में क्या कह रहा है कि इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का प्रयोग से क्या लाभ है, ठीक है। क्या लाभ है? तो इंटरेक्टिव अधिगम इंटर इंटर इंटरेक्टिव अधिगम मतलब कि अधिगम का मतलब होता है कि सीखना, तो इंटरेक्टिव मतलब सीखना। इसका मतलब कि बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। शिक्षक द्वारा एंकर चार्ट बनाना क्या दर्शाता है? एंकर चार्ट बनाना क्या दर्शाता है? तो बी नंबर में देखिए, प्रमुख विचारों को विजुअल रूप देना। विजुअल का मतलब होता है हाथ से, खुद से करना, हाथ से करके दिखाना, ठीक है। तो शिक्षक द्वारा एंकर चार्ट बनाना क्या दर्शाता है? तो प्रमुख विचारों का विजुअल रूप, जो भी विचार है उसका विजुअल रूप, विजुअल के मतलब करके दिखाना, अपना से, खुद से, हाथ से अपना करके दिखाना। तो जो भी प्रमुख विचार है उसको खुद से मतलब हाथ से करके दिखाना एंकर चार्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है एक बार इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। तो 47 नंबर में क्या कर रहा है कि दृश्यमान सोच दिनाचार्य का उद्देश्य क्या है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ये होगा सोच को स्पष्ट करना, सोच को स्पष्ट करना इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 48 में कह रहा है कि पुस्तकालय में डिजिटल नागरिकता क्यों सिखाया जाता है? डिजिटल नागरिकता जो है क्यों सिखाया जाता है? तो ऑनलाइन जिम्मेदारी और नैतिकता, ठीक है। डिजिटल नागरिकता इसलिए सिखाया जाता है कि ऑनलाइन जिम्मेदारी, जो ऑनलाइन जो भी कुछ है खुद की जिम्मेदारी ले और नैतिकता मतलब कि बढ़ाए, ठीक है। तो 48 नंबर का आंसर जो है ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि संज्ञानात्मक भार क्यों क्यों ध्यान में रखना चाहिए? संज्ञानात्मक जो है भार क्यों मतलब ध्यान में रखना चाहिए? तो अत्यधिक जानकारी से बचाव, ठीक है। अत्यधिक जानकारी से बचाव के लिए संज्ञानात्मक भार जरूरी है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टीच बैक विधि का मतलब या उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। टीच बैक विधि का, तो छात्रों द्वारा शिक्षक की भूमिका निभाना, छात्रों द्वारा शिक्षक की भूमिका निभाना। टीच बैक विधि का मतलब होता है कि छात्रों के द्वारा, यानी जो भी छात्र है शिक्षक की भूमिका, अगर शायद शिक्षक नहीं रहे या शिक्षक न हो तो छात्र जो है खुद शिक्षक की भूमिका निभाएं और गाइडलाइन करें और मार्गदर्शन करें, जो भी कुछ है वही जो है टीच बैक विधि कहलाता है। तो यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन जो है क्लियर होता है, ठीक है। नीचे जो है आपको यहाँ पर आंसर की जो है आपको दिया गया है। आप जो भी वीडियो में देखे उसको जो है आप ABCD करके आप इस PDF को प्राप्त करें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 96 93 57 14 26, ठीक है। इस पर आप मैसेज करके इस PDF को प्राप्त करें और नंबरिंग दे करके 1 2 3 जो भी कुछ है इसका नंबरिंग दे करके अपना खुद से टेस्ट दे, ABCD अपना बनाए, फिर यहाँ नीचे आंसर दिया गया इसको खुद से चेक करें और ये जांचे कि हम कितना बना पा रहे हैं, कितना नंबर ला पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन का आंसर का वहाँ हाईलाइटेड या रंगीन या कुछ भी नहीं किया है, ताकि आप इस PDF को प्राप्त करके खुद से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। टेस्ट सीरीज 8 जो है अगले वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो लाइक भी कर दीजिए
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पर जाकर के देखें, बहुत सारा वीडियो डाला गया है, सभी क्वेश्चन को पूरी डिटेल में बताया गया है। ठीक है? तो मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।